थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है सन 1994 की मिस्ट्री क्राइम मूवी फ्रेश। तो ये कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन एरिया से, जहां हम माइकल नाम के एक 12 साल के लड़के को देखते हैं जिसे सब फ्रेश कह के बुलाते हैं। पहले सीन में हम माइकल को एक मिडिल एज मैक्सिकन लेडी के घर जाते हुए देखते हैं जो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल होती है और वो उसे मिल्क और कुकीज भी ऑफर करती है, पर असल में वो यहाँ पैक करे हुए ड्रग्स के पैकेट लेने आया होता है और वो लेडी उसे हेरोइन के पैकेट्स देती है, पर उसमें 2 पैकेट्स मिसिंग होते हैं जिसे वो फौरन स्पॉट कर लेता है और वो लेडी स्माइल करते हुए वो पैकेट्स भी माइकल को वापस दे देती है। माइकल एक बेहद शार्प लड़का होता है जो इतनी कम उम्र में ही अपने परिवार पालने के लिए ड्रग कोरियर का काम करता है। वहां से वो ड्रग्स लेके माइकल गैंग के अड्डे पे जाता है जहां ड्रग्स की कटिंग और पैकिंग होती है और ये सारा गैंग एस्तेबान नाम के एक आदमी का होता है और माइकल एस्तेबान के आदमियों को वो ड्रग्स डिलीवर करके अपने स्कूल चला जाता है। इस काम की वजह से माइकल हमेशा स्कूल जाने में लेट हो जाता है और उसे अपनी क्लास टीचर से डांट पड़ती है। स्कूल में वो अपने क्लासमेट्स और बेस्ट फ्रेंड चकी से भी मिलता है जो थोड़ा चबी और ओवरवेट होता है और हमेशा वो माइकल की तरह पैसे कमाने के बारे में सोचता रहता है। माइकल चकी के साथ स्टेज पे डांस प्रैक्टिस कर रही क्लास की लड़कियों का मजाक उड़ाता है जब उसे रोजी नाम की लड़की दिखाई देती है जिसे वो पसंद करता है। लंच ब्रेक में जब वो चकी और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है तब उसे फिर से रोजी दिखाई देती है और वो अपने फ्रेंड्स को छोड़ के उसके पास उससे बात करने जाता है, पर रोजी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो कहती है कि वो बड़ी होके एक रिच लाइफस्टाइल चाहती है जो यहाँ रह के माइकल कभी अचीव नहीं कर सकता। माइकल को बुरा फील होता है पर उसे पता होता है कि यही उसकी रियलिटी है, जिसके बाद हम उसे अकेले ट्रेन ट्रैक्स के पास जाते हुए देखते हैं जो एक पुराने से लोहे के कैन में हर हफ्ते अपने सेव करे हुए पैसे रखने आता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। माइकल ये पैसा इसलिए सेव कर रहा होता है ताकि एक दिन इस लाइफ को छोड़ के कहीं दूर जा सके और वो उन्हीं ट्रेन ट्रैक्स पे बैठ के लंच करता है और वहां से घर चला जाता है। माइकल के घर की कंडीशन भी बेहद खराब होती है और अपने पेरेंट्स के ना होने की वजह से वो और उसकी बड़ी बहन निकोल अपनी आंटी के घर में रहते हैं जिसके ऑलरेडी 8 बच्चे हैं और इतने सारे फैमिली मेंबर्स के होने की वजह से ये घर हमेशा ओवर क्राउडेड रहता है। माइकल की बहन निकोल 18 साल की होने वाली होती है और वो अपनी आंटी से कहती है कि वो अब इस घर में नहीं रहना चाहती और वो अपना सामान लेके वहां से जाने लगती है, पर माइकल को पता होता है कि निकोल असल में अपने बॉयफ्रेंड जेम्स के साथ रहने जा रही है जो एक छोटा मोटा ड्रग स्मगलर है। रात को माइकल की एक कजन उसके पास आती है और उसे समझाती है कि उनकी आंटी बेहद मुश्किल से पैसे कमा के सभी का खर्चा उठा रही हैं, इसलिए माइकल को गैंग के लोगों से दूर रहना चाहिए वरना उन्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। पर गैंग से अलग होना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि गैंग के सिवा इस उम्र में उसे कोई हायर नहीं करेगा। एस्तेबान की तरह ही माइकल एक कॉर्की नाम की गैंगस्टर के लिए भी पार्ट टाइम ड्रग्स बेचने का काम करता है, जहां इस एरिया के कस्टमर्स उसके पास ड्रग्स खरीदने आते हैं और ड्रग्स और पैसों के रखवाली के लिए गैंग ने उसके पीछे जेक नाम के एक गनमैन को भी रखा होता है ताकि कोई ड्रग एडिक्ट माइकल से बिना पैसे दिए ड्रग्स ना छीन ले। सबसे पहले एक कार में एक लड़का माइकल से ड्रग्स खरीदता है जिसके बाद एक प्रेग्नेंट लेडी वहां आती है जिसके पास ड्रग्स खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं होते और वो रिमेनिंग पैसों के बदले उसे अपनी बॉडी ऑफर करती है और माइकल उसे थप्पड़ मार के वहां से जाने के लिए कहता है। जेक ये सब देख के उस पे हंसता है और सारे ड्रग्स बिकने के बाद वो माइकल और उसके जैसे लड़कों को काफी कम पे करता है, पर कोई उससे इस बात की कंप्लेन नहीं करता क्योंकि जेक को बेहद जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो हर बात पे अपनी हैंडगन निकाल लेता है। इसीलिए माइकल सीधा उनके बॉस कॉर्की के पास चला जाता है जो अपने साथियों के साथ कार्ड्स खेल रहा होता है। माइकल कॉर्की से पैसे मांगता है और वो उसे $50 दे देता है और वो कहता है कि दिन के 6 घंटे खड़े रहने के लिए $50 एक छोटा अमाउंट है और कॉर्की माइकल की हिम्मत और बार्गेनिंग स्किल्स देख के उससे इम्प्रेस होता है क्योंकि गैंग में कोई डायरेक्टली उससे ऐसे बात नहीं करता और वो कल से माइकल को $100 देने के लिए मान जाता है। इसके बाद माइकल मेट्रो ट्रेन लेके एक पार्क में जाता है जहाँ लोग चेस खेलने आते हैं। वहां एक आदमी बेट लगा के सबको हरा रहा होता है और वो माइकल को भी अंडर एस्टिमेट करने की गलती करता है, पर माइकल उसे कुछ मूव्स में ही चेकमेट कर देता है। जिसके बाद वहां उसका फादर सैम आता है जो एक अल्कोहलिक होता है और अपने बच्चों से अलग एक वैन में रहता है। सैम ने ही माइकल को चेस खेलना सिखाया होता है और वो उसे अपने मूव्स और स्ट्रॉन्ग करने को बोलता है क्योंकि अक्सर वो अटैक करते हुए डिफेंड करना भूल जाता है, जिसकी वजह से सैम उसे इजीली हरा देता है। अगले दिन स्कूल के बाद माइकल चकी और अपने 2 दोस्तों के साथ मार्केट में घूमने जाता है, जिसके बाद ये चकी के घर जाते हैं और उसके डॉग रॉस्को से मिलते हैं।
चकी कहता है कि वो रॉस्को को इलीगल डॉग फाइट्स में लड़वाने वाला है ताकि वो पैसे कमा सके, पर माइकल उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे रॉस्को पसंद होता है और वो नहीं चाहता कि उसे कोई चोट लगे। पर चकी उसे याद दिलाता है कि वो उसका डॉग है और माइकल चुप हो जाता है। इसके बाद वो गैंग लीडर एस्टेबान के घर जाके उससे मिलता है, जिसके लिए वो ड्रग कोरियर का काम करता है और एस्टेबान उसके काम की तारीफ करता है। पर वो इस बात से खुश नहीं होता कि माइकल उसी की तरह कॉर्की के लिए भी काम करता है, क्योंकि कॉर्की का गैंग उसके गैंग के लिए कंपटीशन है और वो अपने एरिया में हेरोइन बेचने का काम करता है, जबकि कॉर्की का गैंग कोकेन का बिजनेस करता है। और एस्टेबान उससे कहता है कि तुझे दोनों में से किसी एक गैंग के लिए काम करना चाहिए। एस्टेबान एक मैरिड आदमी होता है जिसके 2 बच्चे भी होते हैं, पर वो फिर भी बेशर्मी से माइकल से कहता है कि उसे उसकी बहन निकोल बेहद पसंद है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। वो एस्टेबान को नहीं बताता कि उसकी बहन घर छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने चली गई है और कहता है कि वो निकोल से ज्यादा बात नहीं करता, जिसके बाद वो निकोल से मिलने उसके बॉयफ्रेंड जेम्स के घर जाता है, जो एक जनरल स्टोर के ऊपर एक फ्लैट में रहता है। जेम्स उसके लिए दरवाजा खोलता है और वो अंदर रूम में जाके निकोल से मिलता है और उससे कहता है कि एस्टेबान उसमें इंटरेस्टेड है, पर वो कहती है कि उसे एस्टेबान नहीं जेम्स पसंद है, क्योंकि एस्टेबान उसे अपनी मिस्ट्रेस बना के रखना चाहता है। कुछ दिनों बाद माइकल एक बास्केटबॉल कोर्ट में सबको खेलता हुआ देख रहा होता है जब रोजी उससे बात करने उसकी तरफ वॉक करते हुए आने लगती है। सेम टाइम पे उन्हीं की क्लास का एक लड़का उस गेम को जीत रहा होता है। जेक उस लड़के से चिढ़ जाता है और उसे धक्का मार के जमीन पे गिरा देता है, पर वो लड़का दोबारा उठ के खेलने लगता है और जेक से बॉल छीन के एक शानदार बास्केट करता है, जो देख के जेक और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक हैंडगन निकाल के उसे सबके सामने 3-4 बार शूट कर देता है। ये देख के सभी बच्चे पार्क से बाहर भागने लगते हैं और जेक सबको धमकी देता है कि अगर किसी ने इस बारे में पुलिस से बात करी तो वो उन्हें भी शूट करके मार देगा। ये सब देख के माइकल वहीं फ्रीज हो जाता है और वहां से भाग नहीं पाता, क्योंकि उस लड़के के साथ एक गोली रोजी को भी गले में लग गई होती है और माइकल के सामने ही वो भी मारी जाती है। पुलिस के वहां आने पर उसे स्टेशन लाया जाता है, पर वो कहता है कि मैंने किसी को भी गोली चलाते हुए नहीं देखा और पुलिस उसे रिलीज कर देती है। इस शूट आउट का उस पर बेहद डीप असर होता है और उसका फादर सैम भी नोटिस करता है कि माइकल बेहद सीरियस बिहेव कर रहा है। वो माइकल को अपनी वैन में लेके जाता है जहां ढेरों चेस बोर्ड्स और शराब की बोतल्स पड़ी होती हैं और वो माइकल को समझाता है कि हम चेस को अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हैं और अपनी हर चाल का मोटिव सिर्फ ओपोनेंट का राजा मारना होना चाहिए, चाहे उसके लिए अपने कितने भी बाकी प्लेयर्स को क्यों ना मरवाना पड़े। और माइकल चेस बोर्ड को अपनी लाइफ से कंपेयर करने लगता है। अगले दिन चकी रॉस्को को लेके एक अंडरग्राउंड डॉग फाइट में आता है जहां जेक भी होता है और माइकल जेक को घूरता है क्योंकि उसने कल बिना वजह रोजी और एक स्टूडेंट को मार डाला। रॉस्को को फाइटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता और माइकल के मना करने पर भी चकी जबरदस्ती उसे पैसों के लिए लड़वाता है और रॉस्को अपनी जान बचाने के लिए ओपोनेंट डॉग को इंजर्ड कर देता है और वो फाइट जीत जाता है। चकी को बैटिंग का पैसा मिल जाता है और वो खुश होता है, पर माइकल कहता है कि बिना डॉग की जान खतरे में डाले भी तू पैसे कमा सकता है, जिसमें मैं तेरी हेल्प करूंगा, पर रॉस्को को लेके दोबारा यहाँ मत आना। शाम को हम माइकल को अकेला चेस खेलते हुए देखते हैं और वो अपने सभी कजन्स को वार्न करता है कि इस चेस बोर्ड को मत छूना, क्योंकि माइकल अब चेस को अपनी लाइफ पे अप्लाई करने जा रहा होता है, जहाँ अब उसकी चली हुई हर चाल उसे इस क्राइम की लाइफ से बाहर लेके जाएगी। वो रात को चकी को लेके एस्टेबान के फ्लैट पे जाता है ताकि चकी भी कुछ पैसे कमा सके, पर वहां माइकल को अपनी बहन निकोल और एस्टेबान बिना कपड़ों के बेड पे नजर आते हैं और अपनी बहन की कंडीशन देख के वो समझ जाता है कि वो इस वक्त नशे में है और एस्टेबान ने निकोल को हेरोइन की लत लगा दी है, जिससे वो अब उसे कंट्रोल कर पाएगा और अपने साथ रखेगा। माइकल को ये सब देख के बेहद गुस्सा आता है, पर वो चुप रहता है और एस्टेबान उसी की तरह चकी को भी काम पे रख लेता है। अगली सुबह माइकल चेस की तरह कैलकुलेट करके मूव्स चलना शुरू करता है और सबसे पहले अपनी सेविंग्स के सारे पैसे लेके हेक्टर नाम के एक ड्रग सप्लायर के पास जाता है, जो कॉर्की के गैंग को अनकट कोकेन लाके देता है। यहाँ वो उससे झूठ बोल देता है कि वो कॉर्की के गैंग के लिए जेक की जगह आज कोकेन लेने आया है, क्योंकि जेक पुलिस के डर से कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो गया है। डील क्लोज करने के लिए माइकल अपनी सालों से जमा करे हुए $5000 उसे दे देता है और वो उससे ये भी कह देता है कि पुलिस कॉर्की के गैंग का फोन टैप कर रही है, ताकि हेक्टर कॉर्की को फोन करके ये सब वेरीफाई ना कर पाए। फाइनली हेक्टर उसकी बातों से कन्विंस होता है और पैसे लेके उसे वो कोकेन दे देता है। उधर एस्टेबान से मिलने के बाद चकी अपना मुंह बंद नहीं रख पाता और हवाबाजी में वो अपने एरिया और सभी स्कूल फ्रेंड से ये कहने लगता है कि अब वो एक गैंग मेंबर है और जल्द ही इस पूरे एरिया पे रूल करेगा।
माइकल को उसका ये बिहेवियर पसंद नहीं आता, पर फिर भी वो इसे बचपना समझ के ओवरलुक करता है। इसके बाद माइकल चकी को लेके एक लाइब्रेरी जाता है जहां वो कुछ मोटी बुक्स परचेज करते हैं जिसके अंदर वो इजीली कोकेन छुपा के ट्रैवल कर सकते हैं और पुलिस और गैंग की नजर से बचते हुए वो इजीली उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां माइकल ये ड्रग्स छुपाने वाला होता है। चकी यहाँ अपने साथ 2 हैंड गन्स भी लाया होता है जिन्हें देख के माइकल शॉक होता है और वो उसे एक गन छीन के फेंक देता है, पर चकी उसे दूसरी गन नहीं देता और कहता है कि हम गैंग मेंबर्स हैं और गैंग मेंबर्स के पास गन होना जरूरी है, नहीं तो कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और माइकल को उसकी बेवकूफी पे गुस्सा आता है क्योंकि चकी उसका सारा प्लान खराब कर देगा। तभी उनके सामने एक कार आकर रुकती है जिसमें से 3 लड़के बाहर आते हैं, पर भागने की जगह चकी उन पे फायर कर देता है और वो लड़के भी हथियार निकाल लेते हैं। चकी की हैंडगन एक पास खड़ी कार के नीचे गिर जाती है और एक गोली से कार का टायर फट जाता है जिससे चकी का हाथ कार के नीचे फंस जाता है और माइकल काफी ट्राई करने पर भी उसे निकाल नहीं पाता और ना चाहते हुए भी उसे वहां से भागना पड़ता है। वो लड़के कार के पास आते हैं और चकी को शूट करके मार डालते हैं। एक बार फिर माइकल को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और वो फिर से झूठ बोल देता है कि उसे नहीं पता कि उसका फ्रेंड कैसे मरा, और लेफ्टिनेंट परेज नाम का एक पुलिस डिटेक्टिव उसे अपना कार्ड देता है और उसे कहता है कि अगर वो कभी इस वॉयलेंस के बारे में सच बताना चाहे तो वो उसे कॉल कर सकता है। घर पे माइकल की आंटी उससे कहती है कि उसका ये बार बार पुलिस और गैंग में इन्वॉल्व होना उसके बाकी कजन्स के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसे ऑर्फनेज में भेजने वाली है। स्कूल में भी सभी उसे चकी की डेथ के लिए ब्लेम करते हैं और घर आके वो अपने चेस बोर्ड को फिर से देखता है और अगली चाल का वेट करने लगता है। तभी जेक और उसका एक साथी उसे लेने आते हैं और वो माइकल को कार में बिठा के कॉर्की के पास लेके जाता है जो बेहद गुस्से में होता है। कॉर्की के हाथ में माइकल के बुक्स में छुपाए हुए वो ड्रग्स होते हैं और वो उससे पूछता है कि क्या तू एस्तेबान के कहने पर मेरे एरिया में कोकेन बेच रहा है। माइकल उसे कोई जवाब नहीं देता, पर जब कॉर्की उसे थप्पड़ मार के जमीन पे गिरा देता है तब वो कहता है कि एस्तेबान का इसमें कोई रोल नहीं है, बल्कि वो जेक के कहने पर ये कोकेन लाया था। अपना नाम सुन के जेक शॉक हो जाता है और माइकल को मारने के लिए गन निकाल लेता है, पर कॉर्की के बाकी आदमी उसी पे गन तान देते हैं और जेक उनसे कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। माइकल अपना झूठ जारी रखता है और कहता है कि जेक अपने एक फ्रेंड के साथ काफी दिनों से गैंग के बच्चों से पैसे चुरा रहा है और वो तुम्हारा कोकेन बिजनेस टेक ओवर करना चाहता है और उसी के पैसों से मैंने हेक्टर से ड्रग्स खरीदे थे, पर उसने मुझे वार्न किया था कि अगर मैंने किसी को ये बात बताई तो वो मुझे भी मेरे स्कूल फ्रेंड्स की तरह शूट कर देगा। जेक कहता है कि ये सब झूठ है और मैंने हेक्टर से कोई ड्रग्स नहीं खरीदे, पर कॉर्की उससे पूछता है कि इस बच्चे के पास कोकेन खरीदने के लिए $5000 कहाँ से आएंगे, और माइकल उससे कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं तो एक बार हेक्टर से कॉल करके पूछ लो, और कॉर्की हेक्टर को कॉल करता है जो उससे कहता है कि जेक ने अपनी जगह किसी बच्चे को मेरे पास $5000 के साथ भेजा था जिसे मैंने तेरा गैंग मेंबर समझ के कोकेन बेची थी। ये सुनकर कॉर्की जेक और उसके फ्रेंड को चेन से पीटने लगता है और वहीं उन दोनों को पीट पीट के जान से मार देता है, जिसके बाद वो फिर से माइकल के पास आता है और उससे पूछता है कि जेक की कोकेन किसके नेटवर्क के थ्रू बेचने वाला था, और वो कहता है कि जेम्स नाम के एक स्मगलर के साथ मिलकर जेक ये सब कर रहा था जो मेरी बहन निकोल का एक्स बॉयफ्रेंड भी है, और वो तुम्हें शाम को 8 बजे के बाद अपने घर पे मिल जाएगा जो एक स्टोर के ऊपर रहता है। इसके बाद माइकल इस्तेबान और उसके गैंग के पास जाता है और उन्हें भी एक झूठी कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है कि कॉर्की भी अब हेरोइन बिजनेस में आना चाहता है और वो जेम्स नाम के एक स्मगलर से आज शाम हेरोइन खरीदने आने वाला है, और ये जेम्स निकोल का एक्स बॉयफ्रेंड भी है। निकोल का किसी और आदमी के साथ रिलेशन सुन के एस्तेबान और गुस्से में आ जाता है और उसे कॉर्की से भी बदला लेना होता है, पर वो शुरू में माइकल की बातों पर बिलीव नहीं करता और उसे और अपने कुछ आदमियों को कार में लेके जेम्स के घर के बाहर आता है, जहाँ वो अपनी आंखों से कॉर्की को जेम्स के घर जाते हुए देखता है और उसे अब माइकल की कहानी पे यकीन हो जाता है। एस्तेबान और उसके आदमी हथियारों के साथ बाहर आते हैं और कॉर्की और उसके गैंग को भून डालते हैं, जिसके बाद एस्तेबान ऊपर जाके भागते हुए जेम्स को भी पकड़ लेता है, जिसके घर में अभी भी निकोल के कुछ अंडरगारमेंट्स पड़े होते हैं और वो उसे भी शूट करके मार डालता है। और माइकल चॉकलेट खाते हुए नॉर्मली ये सब होते हुए देखता है जैसे ये सब चेस की कोई गेम हो। इसके बाद एस्तेबान और उसके गैंग मेंबर्स वहां से भाग निकलते हैं और वो सबसे उनके हथियार इकट्ठा करके कार की बैक सीट में छिपा देता है और अपने घर पे उतरने से पहले अपने आदमियों से कहता है कि इन सारे हथियारों को समंदर में फेंक के कार को जला देना ताकि इस शूटआउट का कोई सबूत ना मिले, और वो फ्रेश को कुछ पैसे देके इस इंफॉर्मेशन के लिए थैंक्स कहता है।
बैक सीट पे अकेला होने की वजह से माइकल उन हथियारों में से एस्टेबान की पिस्टल निकाल के अपने बैग में रख लेता है और अपने घर के बाहर उतर जाता है। पर वो अपने घर जाने की जगह एक पे फोन से उस परेज नाम के पुलिस ऑफिसर से हेल्प मांगता है और उसे एस्टेबान का एड्रेस देके वहां आने के लिए कहता है। इसके बाद वो एस्टेबान के घर जाता है और कहता है कि इतना लेट होने की वजह से वो अपनी आंटी के घर नहीं जा सकता और वो उसे अपने घर के अंदर बुला लेता है। कुछ ही देर बाद डोरबेल बजती है और एस्टेबान के दरवाजे की तरफ जाते हुए माइकल वो पिस्टल और 1 किलो ड्रग्स उसके बेड के नीचे छुपा देता है। जब वहां लेफ्टिनेंट परेज के साथ पुलिस आ जाती है जो कहते हैं कि उन्हें किसी नेबर से इस घर में लड़ाई की कंप्लेंट आई है। माइकल पुलिस से कहता है कि इस आदमी ने मेरी बहन को जबरदस्ती यहाँ रखा हुआ है जो हमें मारने की धमकी देता रहता है और इसने थोड़ी देर पहले मेरी बहन के एक्स बॉयफ्रेंड जेम्स और कॉर्की नाम के एक गैंगस्टर को भी शूट करके मारा है। और पुलिस को उस घर की तलाशी लेने पर वो पिस्टल और ड्रग्स भी मिल जाते हैं। एस्टेबान को यकीन नहीं होता कि माइकल ये क्या गेम खेल गया और उसे हथकड़ियां लगा के अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके बाहर जाने के बाद माइकल परेज से कहता है कि मैं एस्टेबान के खिलाफ तुम्हें सारे एविडेंसेस दे सकता हूँ और इसके अगेंस्ट कोर्ट में भी विटनेस बनने को तैयार हूँ, पर तुम्हें मुझे और मेरी बहन को विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में भेजना होगा जहाँ वो नए शहर और पहचान के साथ यहाँ से दूर जा सकेंगे और पुलिस डिपार्टमेंट इसके लिए मान जाता है। इन दी एंड माइकल आखिरी बार अपने फादर के साथ एक चेस मैच खेलने आता है और उसका फादर रियलाइज करता है कि माइकल रो रहा है क्योंकि उसने इस लाइफ से बाहर निकलने के लिए कई लाइफ्स को सैक्रिफाइस कर दिया है और इतनी कम उम्र में भी उसकी इनोसेंस अब खत्म हो चुकी है। एक और ऐसी ही गैंग रिलेटेड मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स एंड एक्शन।